नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स, इस बुक का चैप्टर नंबर 1, इसका भाग 1। इस बुक में बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कि नॉर्मल हमारी जो स्पिरिचुअल कंटेंट होते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है, ये बेसिकली आपके भीतर आपको कुरेदने वाले कंटेंट हैं, आपको तैयार करने वाले कंटेंट हैं, एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार करने वाले कंटेंट है। जिन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, नॉर्मल लोगों का जिन चीजों पर ध्यान नहीं जाता, उन लोगों को तैयार करने वाले कंटेंट ये हैं। तो पूछते हैं ना कि किस तरीके से किसी आदमी को स्पिरिचुअलिटी में डाला जा सकता है, कैसे उसको सत्य की खोज की ओर लगाया जा सकता है। तो उसकी तरफ ले जाने वाली ये बुक है। डजंट मैटर कि आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, ये दोनों ही लोगों से परे है। दोनों ही कैटेगरी के लोगों से परे ये बुक है। ना तो नास्तिक के लिए ये लिखी गई है, ना ही आस्तिक के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत ही गहरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत ही सिंपल वे में थॉट प्रोसेस को लेकर के लिखी गई ये किताब है। मेरे मित्र हैं, मेरी ही सोसाइटी में रहते हैं, नाम है उनका पारस जैन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनकी ये बुक दिस 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगी, वहां पर अवेलेबल है। आप जाकर के खरीदें जरूर, ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, एक जनरल परसेप्शन लेने के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, बट विच could लीड यू टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी और टूवर्ड्स समथिंग एल्स, बट इट विल लीड यू टूवर्ड्स अ गुड थिंग। कोई मतलब नहीं है कि हाँ, किस तरफ आप जा रहे हैं। जैसे हमारे धर्म में नास्तिकता को भी पूरा सहारा दिया गया है, नास्तिकता को भी स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर के कोई भी विचार हो, कोई भी फिलॉसफी हो, वो स्वयं के बोध की ओर, अपने वास्तविक रूप की ओर ले जाए, उसका पालन करना कोई बुरा नहीं है। किसी विचार से बंधे रह करके कि मैं तो इस धर्म का मानने वाला हूं या मेरे धर्म की मान्यता तो ये है, उस विचार से बंधे रह करके अगर आप जबरदस्ती चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बन पाती है। स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता के बाद सोचने की स्वतंत्रता, अपने भीतर सोचने की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी स्वतंत्रता अपने भीतर जो सोचने की स्वतंत्रता आपको है, वही स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता है विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर। जो विचार शब्दों के माध्यम से आपके मुंह से निकल गए, और अगर वो विचार लोगों तक पहुंचे, सरकार ने आपको नहीं रोका, किसी ने आपको नहीं रोका, आपके परिवार ने आपको नहीं रोका, किसी ने आपसे ये नहीं कहा ये क्या कह रहे हो, तो वो स्वतंत्रता भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन वो सर्वोच्च स्वतंत्रता नहीं है। जब आप अपने भीतर अपने आप से बातें करते समय विचारों को लेकर स्वतंत्र हो, किसी एक विचार से, किसी एक फिलॉसफी से, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी भी फिलॉसफी से, क्रिश्चियनिटी हो, डजंट मैटर, आप इस्लामिस्ट हो, डजंट मैटर एट ऑल, किस धर्म से, से, किस मान्यता प्रणाली से आप जुड़े हुए हैं, जब उस मान्यता प्रणाली से अलग रह करके आप देख पाए सत्य को, तो वही सत्य का सही मार्ग है, सत्य पर चलने का सही मार्ग है। और वही विचारों की वास्तविक स्वतंत्रता देता है, जहां पर आप अपने भीतर भी अपने विचारों को स्वतंत्र रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मान्यता प्रणाली से बंधा है, तो उसके भीतर जो मान्यता प्रणाली एक विश्वास बन करके बैठी है, आपकी मान्यता प्रणाली एक जीवंत मनुष्य समझिए आप उसे, आपकी मान्यता प्रणाली एक जीवंत मनुष्य होती है। वो आपके भीतर बैठी है, आपका मित्र, आपका शत्रु दोनों बन करके। अगर आपको वो स्वतंत्रता देती है, अगर आपकी मान्यता प्रणाली आपका मित्र बनकर के अगर अंदर बैठी है, तो वो आपको स्वतंत्रता देगी अपने विचारों को रखने की, अपने विचारों को सरफेस करने की, अपने भीतर ही। मुंह से बाहर निकलना तो बात की बात है। मुंह से बाहर निकलने से पहले जो कुछ भीतर होता है, वही असली खोज है, वही असली विचार है, वही असली स्वतंत्रता है। वहां पर अगर स्वतंत्रता है, तो असली स्वतंत्रता है। बाहर की स्वतंत्रता तो राजनैतिक स्वतंत्रता है, और राजनैतिक स्वतंत्रता कैसी है, वो आप देख सकते हैं आज के समय में। ठीक है, तो बड़े ही गौर से इस बुक को समझिए, बहुत अच्छी बुक है। और मेरे ख्याल से जो लोग स्पिरिचुअल कंटेंट खोजते हैं, वो तो अच्छी बात है, आप खोजते हैं, लेकिन ये बुक एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। मैं रिकमेंड करूंगा दुनिया के हर इंसान को कि वो जरूर पढ़े, अगर मेरी बात कहीं पहुंच सके। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बहुत से वीडियोस हैं, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग यूएस में हैं, कुछ लोग दूसरे देशों में बैठे हैं। तो आप सभी लोग जितने लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें, जितने लोगों तक इस बुक का रेफरेंस उनको पहुंचा सकें कि इस बुक को आप खरीद सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजन, राइट, अवेलेबल है कहीं पर भी, तो वो लोग इस बुक को जरूर खरीदें। बहुत पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेगी, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव जो देगी ना, वो आपको बिल्कुल मेस्मराइज कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं
7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स ये पहले चैप्टर का टाइटल है। और इसमें शुरुआत कैसे की है राइटर ने, हमारे मित्र पारस जैन जी ने लिखा है, ऑल 7 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेप्शन एंड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस वर्ल्ड। मतलब दुनिया का हर आदमी इस दुनिया को लेकर के अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अलग परसेप्शन रखता है। क्योंकि उसके परसेप्शंस अलग हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं, तो उसके थॉट्स भी अलग होंगे। राइट। दिस इज नीडेड, और ये चाहिए भी। अगर हर आदमी एक जैसा होगा, सबके थॉट एक जैसे हों, तो फिर तो सब मशीन बन जाएंगे। फिर तो सब कुछ इतना मोनोटोनस हो जाएगा कि कुछ चलेगा ही नहीं। जब सब कुछ मोनोटोनस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर मैं भी आपके सामने वैसे ही रहूं जैसे आप रहते हैं, एक ही तरीके से रहूं, मैं भी वैसे ही रहूं जैसे आप रहते हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, आप भी वीडियो बना रहे हैं, तो एक देखने वाला और एक बनाने वाला कहाँ होगा? अगर सब एक जैसे हों तो एक देखने वाला एक बनाने वाला कहाँ होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये बताया है राइटर ने कि दिस इज नीडेड, यानी ये डिफरेंस चाहिए, लोगों के परसेप्शन में डिफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस चाहिए। क्यों? इस नेचर को, इस प्रकृति को, इस पूरे की पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनके बीच इंटरेक्शन को बनाए रखने के लिए। राइट। क्योंकि जब जब तक ये चीज नहीं होगी, जब तक ये चीज मोनोटोनस रहेगी, तब तक कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई बिजनेस नहीं हो पाएगा, आपस में किसी भी तरह का व्यवहार आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिस इज नीडेड इन फैक्ट टू हैव सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल, एल्स एवरीथिंग विल बिकम इनर्ट। यानी हर चीज खाली हो जाएगी, जैसे पत्थर एक तरफ पड़े रहते हैं ना, जैसे अगर आप किसी निर्जन जमीन पे जाएं जहां पे पत्थर पड़े हैं, बालू पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, आप उसको देख करके क्या सोच सकते हैं? किसी तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, आप उसे कहते हैं निर्जन है, ये मृत है, ये जमीन ही मृत है, कुछ कर ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी तरह का जो है जीवन होने का या किसी तरह की चीज पनपने का कोई साधन ही नहीं है। अगर वहां पे कुछ विभिन्नता हो, जैसे कहीं पर चट्टान है, कहीं पर पत्थर पड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसी जमीन भी है जहां पर पेड़ पौधे उग सकते हैं, तो हो सकता है आप वहां बस्तियां बसाने की सोचें। तो ये सोचना, ये इनोवेशन, ये क्रिएटिविटी, ये तभी आती है जब डिफरेंसेस मौजूद हों। यही बात राइटर यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि दिस एंगेजमेंट कीप्स पीपल बिजी विथ क्रिएटिव थॉट्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मेकिंग होल वर्ल्ड डायनामिक। आप समझ गए होंगे, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही लिखा है। ऑल 7 बिलियन आर इन्वॉल्व लाइक दिस ओनली। जितने भी 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया के, वो आपस में इसी तरीके से एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कॉल्ड एज 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स। इनको कलेक्टिवली हम 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। एंड व्हाट हैज बीन रिटन देन, इट कैन बी रिटन डाउन समवेयर। हम कहीं पर क्या हम इनको लिख सकते हैं? एक विचार रखा है राइटर ने कि 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 बिलियन थॉट्स हैं, 7 बिलियन परसेप्शंस हैं, 7 बिलियन पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। क्या इनको हम कहीं नोट कर सकते हैं इतने लोगों के? क्या ये फिजिबल है कि इतने लोगों की थॉट्स को, इतने लोगों के परसेप्शंस को हम एक जगह इकट्ठा कर सकें? क्या हम इतनी मैथमेटिक्स कर सकते हैं? क्या हम इतना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने खुद बताया है कि इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द सुटेबल वंस कॉमन फॉर द वेलफेयर ऑफ द 7 बिलियन पीपल। केवल और केवल इकट्ठा करना ही बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इकट्ठा करने के बाद उससे एक सही इन्फ्रेंस निकालना, सही इंफॉर्मेशन निकालना। कैसी इंफॉर्मेशन? जो सभी 7 बिलियन पीपल को कॉमनली, यानी सभी को अनोनिमसली, एक जिसको कहते हैं ना कि हाँ स्वीकृत, सभी के द्वारा स्वीकृत, एनोनिमसली, जो कि एक्सेप्ट कर ली जाए। क्या वो हम खोज पाएंगे? पहले तो डेटा इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद उस डेटा में से कुछ ऐसा निकालना है जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। और एक्सेप्टेबल किस लेवल पे हो? इस लेवल पे हो कि हाँ ये सभी का वेलफेयर कर पाएंगे, ये थॉट सभी का वेलफेयर कर पाएंगे, तब हम जाकर के इस एक्सरसाइज में सफल हो पाएंगे। बट क्या ये इतना आसान है? खुद राइटर ने लिखा है नॉट। मतलब इंडिकेट यही किया कि इट्स नॉट दैट इजी। बट आज की जनरेशन क्या है, अगला पॉइंट अगर हम देखें, एज अ ह्यूमन वी नीड टू बी श्योर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन हमें इस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के श्योर भी होना है। अगर हम 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं और सभी के लिए एक ऑब्जेक्टिव अगर हम खोजना चाह रहे हैं, तो हमें इन 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स पे कोई तो नजर रखनी होगी ना कहीं से तो डेटा लेना पड़ेगा। समवेयर वी नीड टू हैव सम डेटा। सो वी नीड टू बी श्योर अबाउट द ह्यूमंस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, आर देयर सेट ऑब्जेक्टिव्स टू एम फॉर। क्या कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिसको हर आदमी को एम करना चाहिए? जैसे ऑब्जेक्टिव्स तो हमारी लाइफ में बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्या पूरी दुनिया को बताया जा सकता है कि जो तुम कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन क्या कोई एक ऐसा भी है जिसको कि बाकी के करने के साथ इसको तो जरूर करना है? जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स आते होंगे ना, क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जाम दिया करते होंगे, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहला प्रश्न अनिवार्य है, अटेम्प्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी, अपार्ट फ्रॉम दैट अटेम्प्ट एनी फोर्थ। कुछ ऐसी सी बात है कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आज की डेट में पूरी दुनिया में बता सकते हो क्या, या दुनिया का कोई भी आदमी बता सकता है क्या कि ये तो करना ही है, ये ऑब्जेक्टिव तो है ही, ये तो करना ही है, इसके अलावा बाकी जो ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो उसको भी लेके चलो? क्या ये हम बता सकते हैं?
ठीक है। कैन वी डिसाइड टू डिस्कार्ड फ्यू एंड एक्सेप्ट फ्यू, क्या हम, ये पहली चीज हुई कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं या नहीं बाकी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। दूसरी चीज ये हुई कि कैन वी डिसाइड टू डिस्कार्ड फ्यू, क्या हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्टिव सामने आ गए, तो उसमें से क्या किसी ऑब्जेक्टिव को हम स्प्रूस आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं ये ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, क्या कुछ ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हम नए एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस राइटर ने सामने रखे हैं। आप इस बुक को आगे देखते जाइए, हर सारे आंसर सारे क्वेश्चंस राइटर ने खुद रखे हैं, वो सब बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आगे देखते हैं। दिस कैन नॉट बी डिलेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, और एट द सेम टाइम जो राइटर हैं, ही इज फीलिंग, जैसे हम और आप फील करते हैं ना कि यही समय है जब इन चीजों का सामने आना जरूरी था, इसीलिए ये चीजें सामने आ रही हैं। उसी तरीके से राइटर इज ऑल्सो इन सिंक विद अस, हम सबसे सिंक में है ये राइटर। और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कि 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरी दुनिया के लिए हम लेकर के आए, इस प्रोसेस को डिले नहीं किया जा सकता, इस प्रोसेस को इसी जनरेशन को करना होगा। एंड आई वेरी मच एग्री विथ हिम, एंड आई थिंक यू ऑल्सो विल बी इन एग्रीमेंट विथ हिम। ठीक है। एंड आज की डेट में उन्होंने तर्क भी दिया है कि आज की डेट में गुड कम्युनिकेशन चैनल्स आर अवेलेबल। आज की डेट में आप देखो तो अपने पुराने दोस्तों से, आप अपने पापा से पूछिएगा कि अपने कितने पुराने दोस्तों को वो मिल पाए जिनसे उनकी मिलने की इच्छा थी। नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी पुरानी जनरेशन के पास फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब नहीं था। आज की डेट में तो मैं अगर अपने कॉलेज से निकला हूं तो अपने सभी दोस्तों के साथ संपर्क में रह सकता हूँ। ऐसा ग्रुप ग्रुप बना सकते हैं कि हाँ वो ग्रुप बना के छोड़ दिया, या फेसबुक पे तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं कि फ्रेंड बना लिया तो बना पड़ा हुआ है। फिर किसी दिन अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक की तो अरे हाँ यार ये भी तो है, इससे हालचाल पूछ लें। तो आप लगातार संपर्क में रह सकते हो, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है जान सकते हो। राइट। तो ये सारी चीजें आप आज के समय में कर सकते हो बिकॉज ऑनलाइन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी गुड मैथमेटिकल मॉडल्स। और साइंस इतनी आगे जा चुकी है आज की डेट में, तो डेटा साइंस और एआई की बात होती है। राइट। कितना भी डेटा ले आइए और उस डेटा के साथ जो है आप खेलना शुरू कीजिए, दिस इज पॉसिबल इन दीज डेज। तो दिस इज व्हाई ही इज सेइंग कि हाँ आज के समय में अगर हम इस एडवांसमेंट के समय में भी ये नहीं कर पाए, तो आने वाली जनरेशन पहली बात तो कितना सीरियसली इसको लेगी वो, और दूसरी बात कि आगे जाकर के न जाने इस टेक्नोलॉजी का क्या हश्र होगा। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए इस्तेमाल होकर के हमारे लिए बचेगी भी या नहीं बचेगी, या हम क्या माइंडसेट के साथ हमारी जनरेशन आगे जाएगी, क्या वो इस तरफ सोचेगी या केवल और केवल अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की तरफ सोचेगी। ये सारी बातें इंडिकेट कर रहे हैं राइटर यहाँ पे। राइट। किसी दिन हमारे जो राइटर साहब हैं वो मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो उनके साथ किसी दिन मैं एक डिस्कशन करूंगा, उनके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा इसी बुक के बारे में, जब ये बुक जो है ऑलमोस्ट हाफ मैं कंप्लीट कर लूंगा। इसमें 8 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स खत्म करने के बाद मेरी एक प्लानिंग है कि एक जूम मीटिंग रख करके या फिर किसी तरीके से मैं उनसे ही मिल करके पर्सनली एक पॉडकास्ट प्रिपेयर कर लूंगा, और उनके थॉट्स, उनके विचार अपनी इस बुक के बारे में मैं आपके सामने और भी लेकर के आऊंगा, सो दैट आप इस बुक को और अच्छे से समझ सकें। ये बुक आपको सोचने समझने का काफी फूड देती है, काफी मटेरियल देती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आगे देखिए कि उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। अब हम क्या स्टेप फॉलो करें कि हम ये अचीव कर पाए 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव खोजने का। तो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, पॉज, इरेज, एसेस, रीओरिएंट एंड प्रोसीड। ये आपके 5 स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हमें शुरुआत ऐसे करनी है कि आप कंसीडर करिए कि दुनिया का हर आदमी एक ज़ॉम्बी हो चुका है। ज़ॉम्बी क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, उसके अलावा किसी चीज़ से उनको कोई लेना-देना नहीं है। जो दिमाग में आ गया, जो टारगेट है, जो एम है उस उनका, जो उनकी मान्यता प्रणाली है, जो उनका विचार है, जो उनकी प्रवृत्ति है कि कोई भी आएगा उसको अपने जैसा बना दूँगा, काट खाऊँगा उसे। आपने देखी होगी ना ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़, दाँत लगाया दूसरा भी ज़ॉम्बी बन गया। उसी प्रवृत्ति की बात हो रही है। कंसीडर एवरीवन ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ ज़ॉम्बी। ऐसा ज़ॉम्बी जो दूसरे को भी ज़ॉम्बी बना लेना चाहता है, यानी अपनी मान्यता प्रणाली दूसरे पर थोपना चाहता है। कहने का मतलब ये है, हिडन लाइन यहाँ पे ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी मान्यता प्रणाली किसी दूसरे पर थोपना चाहता है और चाहता है कि दुनिया का हर आदमी उसी मान्यता प्रणाली के अंतर्गत ही विचार करे और उसी मान्यता प्रणाली के अंतर्गत ही सोचे, वो ज़ॉम्बी से कम नहीं है। और इस दुनिया में हम कंसीडर कर रहे हैं वर्स्ट केस में कि हर आदमी ऐसा ही है। हर आदमी अपने थॉट दूसरे पे उड़ेलना चाह रहा है, हर आदमी के अपने ऑब्जेक्टिव हैं। वो ऑब्जेक्टिव वो इस तरीके से मान रहा है कि यही ऑब्जेक्टिव पूरी दुनिया का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जो है इस मेथड को यूज करने से पहले, इस इमेजिनेशन को आगे ले जाने से पहले यहाँ पर कुछ बातें राइटर ने बताई हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आप मत करिए इस समय कि हाँ क्यों ऐसा, बट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
आप ये मान लीजिए कि ऑल हैव अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी अगर मेरे ऑब्जेक्टिव को एक यूनियन, एक सेट लिया जाए और दूसरे के ऑब्जेक्टिव को एक सेट की तरह लिया जाए, तो हमारे सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स आप जानते हैं, ऐसे सेट्स जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ऐसी इमेजिनेशन आपको करनी है। तो ऑल हैव अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव नॉट ओवरलैपिंग विथ एनीवन एल्सेस इन एनी सेंस, किसी दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स के साथ किसी सेंस में वो इक्वल नहीं है, वो कॉमन नहीं है। मेरे सेट पे 1 2 3 है, दूसरे सेट में 4 5 6 है, दोनों सेट का यूनियन इंटरसेक्शन निकालो, इट विल बी 5, विच मींस अ नल सेट, विच मींस हमारे और उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, और इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो एक व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव और दूसरे व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव, दुनिया में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के तीसरे व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स को जब आप लोगे और उनका इंटरसेक्शन निकालोगे, तो यू विल गेट अ नल सेट। कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं राइटर यहाँ पे। ठीक है। इट्स नॉट ओनली अ टास्क। जब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स कोई टास्क नहीं हो सकता, सिर्फ एक टास्क की तरह मत सोचिए। इट्स द ओवरऑल एटीट्यूड। ओवरऑल एटीट्यूड मतलब क्या? मेंटल पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस, बिलीफ और एनी अदर पॉसिबल क्राइटेरिया विच मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम अदर। कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी बिलीफ जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बना करके देखना सिखा रहा है उसको, उस पूरे के पूरे एटीट्यूड को, उस पूरे के पूरे उस आदमी के ऑरा को, विथ हिज ऑब्जेक्टिव, जो वो करना चाह रहा है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो उसका परसेप्शन है इस दुनिया को लेकर के, उन सबको मिला करके एक सेट बनेगा। ठीक है। और उसी सेट को आप उस व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और दूसरे व्यक्ति का ऐसा सेट बनेगा, दूसरे के ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ऐसे ही दुनिया के 7 बिलियन लोगों के ऑब्जेक्टिव सेट्स बनेंगे, और कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट के साथ जब इंटरसेक्शन किया जाएगा, यानी जब उनके बीच में कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे। राइट। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उसके बाद हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना होगा। अभी आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप ये मत सोचिए कि हाँ ये कितना बड़ा टास्क है, पॉसिबल है कि नहीं, ये मत सोचिए। आगे जब आप बुक में आगे बढ़ेंगे, तो राइटर जिसने बुक लिखी है, आप जान ही सकते हैं कि वो किस तरीके, किस लेवल पे होंगे, जब जिन्होंने ऐसे थॉट दिए हैं, तो आगे चल के आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप ये मत सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। देखिए 7 बिलियन लोग आएंगे और 7 अरब लोग अपने अपने थॉट लिखेंगे, और फिर उसके बाद कहाँ इकट्ठा, इतना टाइम बचा है और कोई काम नहीं है क्या, ये सब मत सोचिए। जस्ट इमेजिन। इस बुक में आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का बहुत यूज करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वो इस लेवल पे इंटेलिजेंट है कि जानते हैं कि जो इमेजिनेशन है दैट इज पावरफुल देन नॉलेज, और नॉलेज तभी आपका मजबूत होगा जब आपकी इमेजिनेशन मजबूत होगी। जैसे जैसे आप इमेजिनेशन कर पाएंगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज को, आपकी सोच को, आपकी समझ को मजबूती मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी, खास करके इस पहले चैप्टर में। ठीक है। इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक, सब डिवीजन टू द रीअसाइन, सब डिविजन्स टू रीअसाइन द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हर आदमी के अपने अपने थे, अभी तो अलग अलग थे, डिसजॉइंट सेट्स बना रहे थे। अब हमें क्या करना है, शफल करना है थोड़ा सा। अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हर किसी के पास हैं, उसको एक दूसरे के साथ क्या करना है, सब डिवाइड करना है, एक दूसरे को असाइन करना है। असाइन क्यों करना है? असाइन करके ही आप ये जान पाएंगे कि क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। असाइनेशन, रीअसाइनेशन क्यों हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के, इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर पॉसिबल ऑक्यूपेशंस, लोगों के अलग अलग ऑक्यूपेशंस क्या हैं, क्यों हैं। जब आप एक के ऑब्जेक्टिव्स को दूसरे को असाइन कर देंगे, जैसे मैं मैनेजर नहीं हूं, सपोज मैं मैनेजर नहीं हूं, और मेरा मैनेजर कहता है एक दिन की, एक काम करता हूं, एक दिन के लिए तुम जो ना मेरे मैनेजर वाली कुर्सी संभाल के देख लो। राइट। तब हम वास्तविकता जान पाएंगे। अभी मैं कहता हूं मैनेजर करता क्या है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि नहीं, अब बता ही देते हैं तुम्हें करता क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि विकास यार, एक दिन के लिए मैनेजर की कुर्सी पकड़ लो, मैनेजर बन जाओ, तुम मेरी कुर्सी पकड़ लो, समझ लो कि क्या करता हूं मैं। अब उसकी कुर्सी जब तक मैं नहीं पकड़ूंगा, रीअसाइनेशन जब तक मैं नहीं होऊंगा, तब तक मैं वास्तविकता की ओर जा नहीं पाऊंगा। तो ये रीअसाइनेशन, ऑब्जेक्टिव्स का रीअसाइनेशन क्यों किया जा रहा है? सो दैट वास्तविकता की ओर आप क्या हो, कंजर्व कन्वर्स हो। यू शुड बी कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दी रियलिटी, सत्यता की ओर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर जाने के लिए इन चीजों का जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे कई बार लोग कहते हैं मैनेजर क्या करते हैं, कुछ करते हैं, पूरे दिन मीटिंग करते रहते हैं, काम तो हमें दे देते हैं, अपना तो बैठे रहते हैं। लेकिन मैनेजर ने कह दिया कि आ जाओ, तुम बैठो चेयर पे, जितनी मीटिंग मैं करता हूँ करो, देखो सब समझ में भी आएगा, मैं पीछे बैठा भी रहूंगा, लेकिन काम तुम्हें करना होगा आज का मेरा। तब बंदे को समझ में आता है कि नहीं, जब रीअसाइनेशन हुआ है हमारे ऑब्जेक्टिव्स का, हमारे प्रोफाइल की जो ऑब्जेक्टिव है, जो
हमारा प्रोफाइल का जो चार्टर है, जब उसको हमने एक दूसरे से स्वैप किया, तब हमें सत्यता का बोध हुआ। उन्हें मेरी सत्यता का बोध हुआ, मैनेजर को, और मैं मुझे मैनेजर की सत्यता का बोध हुआ। दोनों को ही एक दूसरे का बोध हुआ। तो एक दूसरे को बोध कराने के लिए कि ऑब्जेक्टिव्स असल में होने क्या चाहिए, इसी का तो बोध करना है। इसीलिए रीअसाइनेशन जरूरी है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आई होप कि जो राइटर है वो भी मेरी बातों को सुन करके समझ रहे होंगे कि हाँ, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। ही माइट बी अप्रिशिएटिंग मी, या ही वुड लाइक टू से समथिंग। तो उसके लिए मैंने बताया है आपको कि हाँ, मैंने कॉल रखी है उनके साथ, और 4 चैप्टर खत्म होने के बाद वो कॉल मैं आप लोगों के साथ लूंगा, जूम मीटिंग या फिर कोई पॉडकास्ट के जरिए। तो ये रीअसाइनेशन का पर्पस क्या है? हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एक मैनेजर मेरे से अलग कैसे है? मैं क्यों उसको नाकारा समझता था? व्हाट आर पॉसिबल ऑक्यूपेशंस? क्यों लोगों ने अलग अलग धंधे अपनाए हुए हैं? किसी को चोरी करना अच्छा लगता है, किसी को ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है, किसी को दान देना अच्छा लगता है, किसी को छीन लेना अच्छा लगता है, कोई डाकू है, कोई सज्जन है। ऐसा क्यों है? अलग अलग ऑक्यूपेशंस क्यों है? इन सब के आंसर रीअसाइनेशन से ही मिल सकते हैं। व्हाट मेक्स डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स? अलग अलग तरीके के माइंड्स क्यों हैं? हाउ थॉट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिस्टिंक्ट? अलग अलग लोगों का थॉट प्रोसेस डिस्टिंक्ट क्यों है, यूनिक क्यों है? हर आदमी का जो थॉट प्रोसेस है वो यूनिक होता है, ठीक है, अपने आप में यूनिक होता है। वो क्यों है? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएटिंग डिफरेंस अमंग पीपल। बाहर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं? ये भी तभी पता चलेगा, यही मैनेजर वाला एग्जांपल, ये भी तभी पता चलेगा जब असाइनेशन कर दिया जाएगा, रीअसाइनेशन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का। हाउ पीपल डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, नेशंस, रिलीजन्स, ईटीसी। लोग क्यों अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग देश क्यों बन गए, अलग अलग धर्म क्यों बन गए? ये सारी बातें हमें यहां से पता लगती हैं। ठीक है। सो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, पार्ट 1 ऑफ 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो है अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। बड़े आराम आराम से हम चलेंगे, सो दैट हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने इस बुक के वीडियोस बनाने से पहले काफी कुछ मंथन किया है, उसके बाद ही मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं और बोल पा रहा हूं, सो दैट आपको हेल्प मिले। आप इस किताब को जब भी उठाएं, खरीदिएगा जरूर, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि एक अलग परव्यू देता है ये आपके लिए। ठीक है। तो जैसे ही ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे हम आराम आराम से इसको डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और हो सकता है कि 15-20 वीडियोस के अंदर मैं इस सीरीज को खत्म कर दूं। हालांकि है ज्यादा वीडियोस की नहीं, चाहूं तो 7-8 वीडियो में हो सकते हैं ये। बट द थिंग इज कि फायदा क्या? फायदा तो तब है जब हम कनेक्ट हो सकें मैटर से, बुक के मैटर से, मटेरियल से। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।